ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब तक आप उसको प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर लेते हैं, उस पैसे को आप वसूल नहीं लेते हैं, तब तक दूसरे ऑप्शन में जाने का कोई सेंस नहीं है। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है, एक लाइबिलिटी है, आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कोई एंड ही नहीं है। आज आपको 12 लाख की पसंद आ रही है, कल कोई और 15 लाख में आ जाएगी, 50 लाख में आ जाएगी, और आप लेते ही रहोगे फिर तो। पूरे लोड के साथ और एसी के साथ ये इंजन प्रॉपर पूरा पिकअप लेता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग और जो बाकी सेफ्टी के फीचर्स हैं सारे आते हैं। आप इसको आराम से इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। मैं एकदम से ब्रेक मारूंगा तो मैं आगे को चला जाऊंगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई थिंक कंप्रेसर एक ही है, पर वो 2 अलग कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है। बट जब आप ये सोच के देखेंगे कि जितनी कॉस्ट में आप ग्रैंड विटारा में 5 लोगों को लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट में यहाँ पे आप 7 लोगों को लेके जा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अगर आपके पास 12 से 13 लाख रुपए हो और आपको अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर कार चाहिए जो कि प्रैक्टिकल भी हो, आराम से उसमें बैठ जाएं, तो आप कौन सी गाड़ी चुनोगे? मुझे पता है कि आप आंसर क्या देंगे। आप या तो आर्टिगा या फिर एक्सेल 6 वैसे 6 सीटर है। आज मोहित जी हमारे दिल्ली से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। ये एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो ये पर्पस फुलफिल करती है। मोहित जी ने उस गाड़ी के साथ काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स भी कर दी है, अच्छा एवरेज भी दे रही है और काफ़ी कंफर्ट भी दे रही है फैमिली को। और मोहित जी इससे पहले स्विफ्ट चलाते थे, स्विफ्ट से इस गाड़ी को रिप्लेस किया है। गाड़ी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, ये है किया की कैरेंस। मोहित जी बहुत बहुत बधाई, नई गाड़ी है आपकी। थैंक यू सो ज़्यादा मच। टाइम नहीं हुआ है लिए हुए। ये कब ली थी आपने और कितने की पड़ी थी आपको, ये बताइए। ये मैंने 26 जुलाई को ली है करंट ईयर में, और ये मुझे पड़ी है ऑलमोस्ट 12,50,000 ऑन रोड। और आपके कुछ डिस्काउंट्स भी मिले आपको, वो क्या कैसे आपने डिस्काउंट लिया? क्योंकि उस टाइम पे ऑफिशियल डिस्काउंट नहीं चल रहे थे और ये वेरिएंट काफ़ी डिमांड में रहता है, तो इसमें उतने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आते हैं। ये जुलाई की ही मैन्युफैक्चरिंग है और जुलाई में ही इन्होंने शोरूम से उठाई है। करेक्ट। मैंने एजिंग चेक करवाया था और एजिंग चेक करने के बाद ही मैंने इस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर कार को बुक किया था। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक्सेल 6 है, मारुति आप पहले से चला रहे थे जी, उस पर क्यों नहीं गए? एर्टिगा है, उस पे क्यों नहीं गए? ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे मेरे पास। तो पहला ऑप्शन, जैसे कि आपने बताया, अगर मैं बात करता हूँ अर्टिगा की, तो अर्टिगा कहीं ना कहीं वो टैक्सी लुक होने की वजह से, टैक्सी में बहुत ज़्यादा कॉमन होने की वजह से ना, फैमिली में शायद लोगों को उतना पसंद नहीं थी। लोगों ने बोला यार शायद आप उतना अच्छा नहीं फील करेंगे, बिकॉज वैगनआर भी है मेरे पास घर में फैमिली में, और वैगनआर में कभी कभी जब चलाता हूँ सो लोग मुझे थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि सर ओटीपी लोगे या ऐसे चलोगे। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि यार एटलीस्ट एक ऐसी गाड़ी हो जो टैक्सी में हो, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, बहुत ज़्यादा टैक्सी में नहीं होनी चाहिए, ताकि मतलब ऐसा फील ना है कि टैक्सी ही आ गई है शायद। राइट। सो ये सोच के मैंने अर्टिगा के पीछे नहीं गया। एक्सेल 6 आपने चलाकर देखी थी? मैंने चला के देखी है, मैंने कई बार चलाई है। नोन में कुछ लोगों के पास है, मुझे मौका मिला चलाने का। मैंने डीजल वेरिएंट भी चलाया जो पहले आता था उसका। वो काफ़ी अच्छी थी एज कम्पेयर टू करंट पेट्रोल वर्जन। इसके बाद अगर हम एक्सेल 6 की बात करते हैं, तो एक्सेल 6 में जो सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि आप 7 सीट्स के पैसे दे रहे हो, लेकिन आपको मिल रही हैं 6 सीटें। राइट। तो अगर आपको कभी भी ऐसा मौका लगता है कि आपको 7 लोगों को लेके जाना है, तो आपको या तो वो एक बेबी सीट आती है बीच में, वैसा कुछ लगवाना पड़ेगा, या फिर आपको 6 लोग ही ले जाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस चीज़ के साथ। यहाँ पे क्या है कि आप पूरा 7 सीट का पैसा दे रहे हो और आपको 7 सीट ही मिल रही है। सो एक्सेल 6, हाँ, अगर वो प्रॉपर 7 सीट ऑप्शन है, जैसे एक्सेल 6 का एक्सेल 7 बाहर आता है, आई थिंक शायद बाहर कंट्रीज में, अगर वैसा वेरिएंट हमारे पास इंडिया में आ रहा होता शायद डेफिनेटली मैं जाता उसके साथ। बट जस्ट बिकॉज कि वो 6 सीटर है, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। और ऑलमोस्ट आई गेस अगर मैं प्राइस भी कंपेयर करूं इस वेरिएंट से जो उनका वेरिएंट आता है, जिसमें आई थिंक जेटा वेरिएंट आता है, तो जेटा वेरिएंट से इसमें प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस था। वो मुझे ऑलमोस्ट 13 लाख से प्लस में जा रही थी, जिसमें शायद फीचर्स भी थोड़े कम थे एज कम्पेयर टू दिस वेरिएंट, और कहीं ना कहीं वो मेरा पर्पज भी सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जो है उसको चूज़ नहीं किया। रूमियन भी एक ऑप्शन था रूमियन के लिए, बट बात वही, जब घर में डिस्कशन हुआ तो बोला यार इनोवा अर्टिगा और रूमियन फ़र्क क्या रहेगा, मतलब आप जा तो बाय द एंड एट द एंड आप सेम लुक पे ही जा रहे हो, तो इसलिए मैंने उसको भी फिर स्किप किया और डिसाइड किया कि उसको नहीं लेते हैं। कैरेंस जब मैंने फैमिली में दिखाई तो कहीं ना कहीं उनको पसंद आया। एक तो गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो पसंद आया, गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी पसंद आया, फीचर्स काफ़ी पसंद आए, और जब थर्ड रो में हम लोगों ने बैठ के देखा सो काफ़ी कंफर्टेबल लगा, और हमें लगा कि शायद मैं, मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं भी अगर कभी मुझे मौका लगे पीछे बैठने का तो मैं भी शायद बैठ के जा सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि डीलरशिप में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है देखने को, आपको लेना था अपनी बजट के अनुसार, ठीक है? इस बजट में ये वाला वेरिएंट आ रहा था, ये आपने देखा था या फिर टॉप वेरिएंट देख के आपने जज कर लिया था? नहीं, सो बेसिकली मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्विफ्ट थी मेरे पास पहले, और स्विफ्ट मैंने ऑलमोस्ट डेढ़ साल पहले मैंने सेल ऑफ कर दिया था, बिकॉज वो डीजल थी, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली एनसीआर में डीजल के क्लॉज की वजह से और बार बार पॉल्यूशन की वजह से जब गाड़ियाँ बैन हो रही थी BS4, उसकी वजह से मुझे उसको सेल ऑफ करना पड़ा। सो मैं वो टाइम मैंने क्या वो टाइम यूटिलाइज किया, मैंने गाड़ियाँ सर्च करनी शुरू की, देखा मैंने ऑप्शंस के क्या क्या मार्केट में ऑप्शंस हैं, क्या क्या वेरिएंट्स हैं, और क्या क्या वेरिएंट्स में क्या क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस हैं।
से। तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियोस होते हैं जो एक्चुअली आपको बताते हैं कि कौन सा सही वेरिएंट है अगर आपको आपका बजट इतना है, कौन सा सही वेरिएंट अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, कौन सा वेरिएंट सही है, ब्रोशर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो वो जब मैंने देखा तो ये प्रीमियम ऑप्शनल आई थिंक वेरिएंट इन्होंने अभी आई थिंक 5 महीने पहले ही लॉन्च किया है। तो जब इस वेरिएंट के बारे में मुझे पता पड़ा, कुछ वीडियोस मैंने देखे तो मुझे पता पड़ा कि एक ऐसा वेरिएंट भी है जो कि प्राइस वाइज भी बहुत मतलब इकोनॉमिकल कहूँगा उसको, या मैं कहूँगा विद इन बजट था मेरे लिए। और साथ ही साथ जो है इसमें जो फीचर्स जो मैं चाह रहा था कि जब मैं अपग्रेड करूंगा स्विफ्ट से, बिकॉज स्विफ्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो जब मैं अपग्रेड करूंगा तो कहीं ना कहीं वो सारे फीचर्स उस गाड़ी में होने चाहिए। तो वो सारा मेरा यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो रहा था। प्लस 7 सीट ऑप्शन डेफिनेटली जो मुझे चाहिए था वो तो यहाँ मिल ही रहा था मुझे नहीं लगता कि आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एसेसरी लगाई होगी या कोई छेड़छाड़ करी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना? आपने मुझे देखने को मिल रहा है कि आपने अलॉय जो है वो आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं, टायर अपग्रेड कर रखे हैं। करेक्ट। और क्या क्या करवाया आपने? देखिए बेस वेरिएंट है क्योंकि ये मतलब मल्टीपल ट्रिम्स आते हैं इनके, और अगर हम इसको देखें तो ये 3rd बेस वेरिएंट है आई गेस किया के कैरेंस लाइनअप में। सो यहाँ पे 15 इंच के स्टील रिम्स आते थे। सो जिस साइज की एक गाड़ी है और जिस टाइप का इसके साथ इंजन दिया गया उस साइज के साथ 15 इंचेस बिल्कुल सूट नहीं करता। तो 15 इंचेस कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे ऑब्वियसली अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो वो अगर आप i20 भी देखते हैं उसके टॉप मॉडल में आपको 16 इंचेस मिल रहा है। आप सोनेट या आप वेन्यू लेने जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपको टॉप मॉडल में 16 इंचेस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 15 इंचेस दे रही थी कंपनी। तो मुझे सोच रखा था कि मुझे उसको अपग्रेड करना ही करना है। सो आफ्टर मार्केट मतलब मैंने पहले कोशिश की कि मैं शायद जो कंपनी फिटेड वाले अलॉयज आते हैं उन पे जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइस वाइज बहुत हायर साइड पे जा रहा था और मुझे इकोनॉमिकल रखना था, मुझे विद इन बजट रखना था और ऐसा ऑप्शन चाहिए था कि जो मेरा पर्पस सॉल्व कर दे, राइट। सो वो सब देखते हुए मैंने जो है आफ्टर मार्केट अलॉय की तरफ डिसीजन लिया और ये कहीं ना कहीं मुझे अभी तक एक सही डिसीजन लग रहा है। यहाँ मैंने टायर अलॉय दोनों को अपग्रेड किया बिकॉज वहाँ ऑब्वियसली वो टायर जो है वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करता। 15 इंचेस टायर भी गया, रिम भी गया और दोनों ही मैंने यहाँ पे अपग्रेड किया। कितना खर्चा आया? ऑलमोस्ट 38,000 मेरा खर्चा आया इसमें, जो कि एक्सचेंज वैल्यू है बेसिकली, यानी पुराने टायर्स और रिम का कॉस्ट लेस करने के बाद जो प्राइस मैंने पे किया दैट इज 38,000। और बाकी ये फूड स्टेप वगैरह और बाकी जो एसेसरी के पार्ट हैं ये बाहर से आपने ये सब मैंने बाहर से लगवाए हैं। और अगर मैं टोटल बात करूं तो ऑलमोस्ट 70,000 रुपए मेरे ऊपर से इस गाड़ी में लगे हैं जो मैंने पे किया है कस्टमाइज करने में। अच्छा ये बताइए कि बेसिक हेडलैम्प्स आते हैं इसमें, कैसा है इसका परफॉर्मेंस? सो हेडलाइट का थ्रो अगर बोलूँ तो बहुत खराब है और ये इनफैक्ट सिर्फ किया का प्रॉब्लम नहीं, आई गेस ये सभी बेस लेवल वेरिएंट या जितनी भी अब गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं सबके साथ ये चैलेंज है बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं। ऐसा तो नहीं लगने लग गया कि दूसरी गाड़ी की ब्राइट लाइट देख के अपनी कम लगती है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है जब नाइट ड्राइविंग करते हैं खासकर और अगर ऐसे हाईवे पे चलते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट जैसा कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे कई बार आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइट का थ्रो नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है, जैसे मैं स्पेक्स पहनता हूँ सो मेरे साथ चैलेंज क्या है कि जब सामने वाली गाड़ी की लाइट पड़ती है सामने से तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ऐसे में आपकी लाइट अगर उतनी अच्छी नहीं है तो आपकी रोड की विजिबिलिटी नहीं लग पाती है। सही बात है। सो ऐसे में जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा उसको अपग्रेड करो, एटलीस्ट एक डिसेंट हेडलाइट हो कि जो इस सिचुएशन में आपको जो है हेल्प करे और आप एटलीस्ट आराम से रोड को देख पाओ, जज कर पाओ और आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर पाओ। वरना पता पड़ेगा वो हाईवे तो 100 की स्पीड वाला है पर आप चल रहे हो 40 की स्पीड पे जस्ट बिकॉज कि आपको रोड नहीं दिख रहा है। अच्छा स्विफ्ट डीजल जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल गाड़ी है, उसके बाद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आप आए, आपको कैसा फील हो रहा है? परफॉर्मेंस कैसी लग रही है इतनी बड़ी गाड़ी की? So, 115 PS काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है बट वही मैं बोलूँगा कि देखिए अगर हम वो बजट अगर देखें और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो आई थिंक ये ही एक ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास इस समय। अर्टिका और XL6 तो आई थिंक पावर में इससे भी थोड़ा सा नीचे ही हैं, कम पावर ऑफर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। स्विफ्ट के अंदर ऑब्वियसली वो डीजल इंजन बहुत अच्छा था, उसके बहुत प्लस पॉइंट्स थे। एक नेगेटिव भी था कि जब तक उसका टर्बो किक इन नहीं होगा तब तक आपको लगेगा गाड़ी चल ही नहीं रही है, क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं यही सवाल से करने वाला था। हाँ क्योंकि ऐसा होता है उसमें जैसे मेरे अगर कोई रिलेटिव हैं अगर मैंने कभी उनको दिया चलाने के लिए तब वो चलाते हैं और वो पेट्रोल वाले अगर यूज़र हैं तो उन्हें लगता था कि यार ये क्या है, फील ही नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर। जैसी गाड़ी वो 1500 या 1800 RPM को क्रॉस कर रही थी तब जाके फील आ रहा था कि हाँ यार अब गाड़ी में कुछ दम लग रहा है। सो वो पावर में अच्छी थी, माइलेज में अच्छी थी, ओवरऑल इंजन बहुत अच्छा था, ओवरऑल फिट फिनिश बहुत अच्छा था उसका, बट क्योंकि वो डीजल गाड़ी थी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली शायद वो नहीं ऑप्शन था तो इसलिए मुझे उसको बेचना पड़ा। और मेरे पास आज की डेट में मेरे बजट के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन था वो था ये और इसीलिए मैंने इसको बुक किया।
ये इंजन आपको ठीक लगने लगा है? ये इंजन में थोड़ा मुझे पावर की कमी लगती है। जब मैं ये देखता हूँ कि यार मैं इसी कॉस्ट पे मैं 7 लोगों को बिठा के लेके जा रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, मैनेजेबल है मेरे लिए, उतना भी प्रॉब्लम, बिकॉज मैं बहुत एंथुजियास्ट ड्राइवर नहीं हूँ कि मुझे बहुत ही पंची इंजन चाहिए। और ऑब्वियसली अगर वो पंची इंजन मैं ले भी लेता जो इसके टॉप ट्रिम्स में आता है, तो कहीं ना कहीं शायद वो माइलेज में नहीं निकाल पाता और मुझे कहीं ना कहीं पॉकेट पे भी एक एक्स्ट्रा लोड डालना पड़ता और मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता। 7 लोगों को बैठाने के बाद ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है? बहुत आराम से। मतलब हमने जो लॉन्ग ट्रिप किया था, हमने दिल्ली टू लखनऊ गए थे हम पहले, तो उसमें पूरा हाईवे हमने यूज़ किया, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। 7 लोग थे पूरा इस गाड़ी के अंदर और प्लस लगेज भी था थोड़ा बहुत, सो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। हमने 100-120 आराम से क्रूज़ किया। कितना एवरेज निकाला इसने? तो वहाँ पे जो ओडो ने मीटर शो किया इंस्टेंट माइलेज, बिकॉज 2 तरह का माइलेज आता है, करंट ड्राइव इन्फो आता है और एक एक्यूमुलेटेड इन्फो आता है। तो करंट ड्राइव इन्फो जो था वो ऑलमोस्ट 17 kmpl तक गया। अच्छा। कुछ स्ट्रेच पे जहाँ पे एक अच्छा हमें हाईवे मिला। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वो 14.5 to 15 के आसपास लैंड हुआ। ओवरऑल तो आपकी पुरानी वाली ड्राइव्स का भी कैलकुलेट नहीं, वो हमने रीसेट कर दिया था। अच्छा, चलने से पहले हाँ, वो रीसेट कर दिया था और रीसेट करके ही हम लोग गए थे। देखो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और ओनर को सेटिस्फाई भी कर रही है। और ऐसी गाड़ी के अंदर बैठने में और अच्छा माहौल करना है तो आपको इन्वॉल्व का परफ्यूम लगाना पड़ेगा। ये हमारे मोहित जी पहले से यूज़ कर रहे हैं इन्वॉल्व, ये टैग पहले से लगा हुआ है। आज हम इनकी गाड़ी में यूज़ करने वाले हैं इन्वॉल्व का एम्बर। इसके 2 स्प्रे मैं इस गाड़ी में करता हूँ। तो ये जो फ्रेगरेंस है ये है मैनली बॉडी परफ्यूम टाइप की और ये काफ़ी ट्रेंडिंग फ्रेगरेंस है। आपकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठेगा या फिर पूरी फैमिली बैठेगी तो उनको काफ़ी अच्छा एहसास होगा। इन्वॉल्व के बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं, बहुत टाइप की इनके पास फ्रेग्रेंसेज हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। आप अपनी पसंद का सेलेक्ट जरूर करना। देखो ये वेरिएंट है प्रीमियम ऑप्शनल, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर सन ग्लास होल्डर भी आपको मिलेगा, आर्मरेस्ट मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फैमिली आपकी जब ये सारी सीटों में बैठती है, 7 के 7 सीटों में, सब में अच्छा कंफर्ट मिलता है? बहुत अच्छा कंफर्ट है इनफैक्ट। और थर्ड रो में जनरली लोग जाने से कतराते हैं कि यार थर्ड रो में बैठना पड़ेगा तो शायद कहीं ना कहीं लेग स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या कोई और दिक्कत होगी। वैसा कुछ भी नहीं है। तो लोग उल्टा मुझे बोलते हैं यार मैं थर्ड रो में ही बैठना चाहूँगा। सो वो लेवल का कंफर्ट है गाड़ी में। और एडल्ट को भी? हाँ, एडल्ट को भी, ऑब्वियसली एडल्ट भी बैठ सकते हैं बहुत आराम से, बिकॉज इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप ये जो रो है आप इसको आराम से इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है बहुत कम गाड़ियों में आता है और जिसकी वजह से आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना, जब आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे के लास्ट के पैसेंजर के लिए जो है वो काफ़ी एडिक्वेट स्पेस बन जाता है। इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग और जो बाकी सेफ्टी के फीचर्स हैं सारे आते हैं, ठीक है। और क्रैश टेस्ट हुआ था, ये 3 स्टार लेकर आई है जो कि सही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप देखिए एक यूनिक सा फीचर इसमें नीचे वाले वेरिएंट में देखने को मिला, हिल डिसेंट कंट्रोल का। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं जैसे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब कुछ। स्पेस तो अच्छा है इसमें, सीटिंग स्पेस, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी है ये गाड़ी और यूटिलिटी स्पेस भी काफ़ी सारा इसमें आपको मिल जाता है। और मुझे एक बात बताइए, जुलाई में आपने अच्छी खासी गर्मी देखी होगी। हाँ जी। तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करा इसके एसी ने? एसी की अगर हम बात करें तो एसी में बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको आगे के लिए तो अलग एसी दिया है, पीछे के लिए एक अलग कंट्रोल दिया हुआ है। तो जो किया इसको बोलता है वो ट्विन कंप्रेसर टेक्नोलॉजी बोलता है, जहाँ पे आई थिंक कंप्रेसर एक ही है पर वो 2 अलग कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है। तो जब आपको पीछे एसी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे रूफ माउंटेड वेंट्स दिए हुए हैं और उसका कंट्रोल यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है और आप यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड रो तक कभी भी किसी को कूलिंग का इशू नहीं हुआ। और बेस्ट पार्ट क्या है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, जितनी बड़ी गर्मी हो आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपने उसको फैन स्पीड को 4 पे किया और आप चल दिए, हार्डली 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि यार फैन स्पीड ज़्यादा लग रहा है, अब मुझे कम करना पड़ेगा। और आप पूरे लोड के साथ और एसी के साथ ये इंजन प्रॉपर पूरा पिकअप लेता है। ऐसा नहीं है कि एसी ऑन करने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो और स्लो हो गया या और पावर इसमें ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये इंजन काफ़ी अच्छा है, इसमें ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन या फिर डीजल से कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा सा अंडर पावर फील होगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की वो लीनियर रहती है। अब देखो विदाउट एक्सीलरेटर के इनपुट के मैं इसको पिक कर रहा हूँ, ये आसानी से उड़ जाती है, ये इतना ट्रैक्टेबल है, काफ़ी साइलेंट है, रिफाइन भी है। अब देखो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाते रहते हैं ना, जिनके घर में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी है, तो उनको
ये ठीक ठाक लगने वाला है। और हाईवे पे स्टेबिलिटी वगैरह उसके बारे में भी बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपने जैसे ऐड किया सेफ्टी फीचर्स, इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी हैं, जो कि अगेन एक नोटिसेबल फीचर है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपको सडन ब्रेकिंग करना पड़ जाए तो ऐसे में बहुत हेल्प करता है, तो वो भी फीचर इसमें दिया गया है। और एक चीज़ मैं इसमें फील कर पा रहा हूँ ना, बैठने के बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी खुला खुला सा महसूस हो रहा है, काफ़ी स्पेशियस लग रही है गाड़ी। करेक्ट। और ये हर रो में है, मतलब आप जितना फील कर रहे हैं अब मैं क्या फील कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम से ब्रेक मारूंगा तो मैं आगे को चला जाऊंगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब जिस पर्पस के लिए बनाई है ये गाड़ी, सब कुछ मिलता है इसमें। प्रैक्टिकलिटी ले लो, एमपीवी में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ठीक, वो तीनों चीज़ें इसमें हैं। सातों सीट का इस्तेमाल आप रेगुलरली करते हैं या फिर कभी कभार? देखिए, जब हम लोग ऑब्वियसली जब 6 लोग जा रहे हैं या 5 लोग भी अगर जा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं लास्ट रो को यूज़ करने की, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 2 लोग अगर बैठेंगे आराम से और एक बंदा पीछे बैठ जाएगा तो और कंफर्टेबल हो जाएगा। इसमें बीच में हमारे पास आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, सो कहीं ना कहीं वो भी एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं 5 लोग भी अगर हैं तो एक बंदा पीछे बैठे कंफर्टेबली, और अगर 7 लोग हैं तो ऑब्वियसली सारी सीटें यूज़ होंगी। बूट स्पेस मैनेज हो जाता है 5 लोग? बूट स्पेस मैनेज होता है। जैसे अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है तो ऑब्वियसली फिर अगर 6 लोग आप लेके जा रहे हैं तो उनका सामान भी उस हिसाब से होगा, 2 दिन का या 3 दिन का, तो उस केस में आप 6 से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं बिठा पाएंगे, बिकॉज आपको एक सीट को फोल्ड करना पड़ेगा और उस स्पेस को आपको फिर स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सोचें कि 7 लोग और 7 लोगों का लगेज ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का आप ले जा पाएँ तो वो डिफिकल्ट है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज सारी सीटें अप होने के बाद पीछे इतना स्पेस नहीं बचता। अगर 7 लोग जा रहे हैं तो हर एक का छोटा एक ट्रॉली बैग होगा जो केबिन साइज ट्रॉली बैग होता है, तो वो 7 ट्रॉली बैग आप नहीं स्टोर कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप 6 लोग हैं, 6 लोगों के ट्रॉली बैग्स हैं, आपने एक सीट को फोल्ड किया, बहुत आराम से जो है वो 6 ट्रॉली बैग्स आप सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम ट्रॉली बैग्स का इस्तेमाल ना करें, हमारे पास डफल बैग हों, हाँ। और 6 के 6 लोग जा सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो, बिहेवियर भी काफ़ी सही है इसका, मैच्योर बिहेवियर है, कोई ऐसा हिलना डुलना नहीं है इसमें। अब जैसे आगे ब्रेकर्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं इसके सस्पेंशन। और साथ के साथ जैसे ब्रेकर में स्लो करने के बाद आराम से मैं दूसरे गियर में इसको उठा पा रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। अब पता नहीं 7 लोगों के बैठने के बाद कैसी चलेगी, तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल। बट हाँ, अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही है, नो डाउट। बॉडी रोल वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव्स वगैरह सारी बातें हो गई, आपको क्या क्या नेगेटिव्स लगे इस गाड़ी में, क्या और अच्छा कर सकती है किसी भी मामले में जो आपको लगता हो, आप शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब वो डिपेंड करता है किस तरह से इन्होंने चीज़ों को डिज़ाइन किया है। जैसे पहली चीज़ है, इसमें ड्राइवर साइड जो मिरर है आपका, उसमें ऑटो डाउन नहीं है। मतलब ये आई थिंक आप ऑल्टो भी लेने जाओगे, उसका बेस वेरिएंट भी अगर आप लोगे ना, तो वहाँ भी शायद आपको ड्राइवर साइड पे एटलीस्ट ऑटो डाउन मिल जाएगा। ऑटो आप शायद नहीं मिले, ऑटो डाउन तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे एक 12.5 लाख की गाड़ी में वो ऑटो डाउन फीचर भी उन्होंने नहीं दिया। क्या सोच के नहीं दिया मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज उसका पर्पस यही होता है कि जब आपको अचानक से कुछ इमरजेंसी है, मे बी अगर आपको टोल बूथ पे आप खड़े हैं और आपको कुछ लेना या देना है उस टाइम पे, तो आप जो है बहुत जल्दी में उसको अप एंड डाउन कर पाए, तो वो एक ऑप्शन इन्होंने जो है वो छोड़ दिया, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्होंने एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वायर्ड होता है तो आपका फ़ोन भले ही चार्ज हो, आपको अननेसेसरी केबल कनेक्ट करना पड़ता है, और वो केबल कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आपके फ़ोन को चार्ज कर रही है, पोर्ट को भी खराब करेगी और फ़ोन के बैटरी को भी खराब करेगी लॉन्ग रन में। यहाँ पे वायरलेस दिया है। एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, एप्पल कारप्ले में ये नहीं होता है। एंड्रॉयड ऑटो में क्या होता है कि जब भी कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आपका फोन का स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा और आपके पास एक्सेस रहेगा सिर्फ उस स्क्रीन से उस कॉल को आंसर या रिजेक्ट करने का, या फिर जो आपके स्टीयरिंग पे कंट्रोल है वहां से आंसर करने के। अब ऐसे में मान लीजिए आप उसको प्राइवेट मोड में यूज करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि 4 लोग साथ में बैठे हैं और आप उनके सामने स्पीकर पे बात करो, आप चाहते हो गाड़ी रोक करके आप फोन पे बात करो एग्जाम्पल, तो वो ऑप्शन उसमें नहीं है। आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको फोन को एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो भी कनेक्टेड है उस टाइम उससे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फोन से वो कॉल डायल करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक एंड्रॉयड ऑटो का प्रॉब्लम है, या इस पर्टिकुलर जो मॉडल उन्होंने पिक किया है, जो मॉडल इंस्टॉल किया है, इसका प्रॉब्लम है, पता नहीं। मैंने ये फीडबैक डाला है वैसे, जो गूगल पे एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन है वहाँ पे फीडबैक डाला है, कोई रिवर्ट आया नहीं है वहाँ से इस चीज़ का। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बाकी जैसे लाइट के थ्रो के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया,
तो लाइट का थ्रो काफ़ी ख़राब था इसका। मैंने अभी रिसेंटली इसको LED अपग्रेड किया है। बहुत ज़रा नाइट ट्रिप्स मैंने अभी नहीं किए हैं, तो मैं फीडबैक तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैंने प्रॉपर वाइट लाइट में नहीं गया बिकॉज मेरा ट्रैवल थोड़ा हाईवेज पे ज़्यादा होता है। इसमें हाईवेज हो गए या माउंटेन्स हो गए, वो साइड में ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वाइट लाइट प्रॉब्लम करती है फॉग के टाइम पे, रेनफॉल के टाइम पे। तो मैंने इसलिए जो है वो येलो लाइट पे ही गया हूँ। तो उसका थ्रो अभी सिटी में ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज लग रहा है, बट हाईवे पे कैसा परफॉर्म करेगा वो देखना पड़ेगा। और इसमें और ज़रा ऑप्शंस भी नहीं है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शायद फिर मुझे और जो ऑक्सिलरी लाइट्स आती हैं शायद उनकी तरफ जाना पड़े अगर मुझे और उसके थ्रो को इंक्रीज करना है। इसके अलावा नेगेटिव और कुछ नहीं है। देखिए एवरेज है, बट एवरेज आप अगर ऑब्वियसली इसको कंपेयर करेंगे ग्रैंड विटारा से या मे बी क्रेटा से भी अगर आप कंपेयर करें, थोड़ा सा यार आपको लगेगा कि एवरेज इसकी कम है कंपेरेटिवली। बट जब आप ये सोच के देखेंगे कि जितनी कॉस्ट में आप ग्रैंड विटारा में 5 लोगों को लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट में यहाँ पे आप 7 लोगों को लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट पर यूज़र या कॉस्ट पर पैसेंजर अगर आप निकालेंगे तो वो जस्टिफाइड दिखेगी आपको, और आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तेल खर्च हो रहा है यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं मैं 7 लोगों को लेके जा पा रहा हूँ उतनी ही कॉस्ट में। दिल्ली में कितना एवरेज देती है आपको ये सिटी? देखिए सिटी में जो मैंने देखा है, अगर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो ये 8-9 तक स्ट्रगल करती है। अच्छा। और जब थोड़ा सा फ्री रोड आ जाएगा, जो आजकल एलिवेटेड रोड्स हैं दिल्ली में थोड़ा बहुत, जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेच मिल जाता है कि आप 50, 60, 70 तक ले जाओ गाड़ी को, तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 12 तक चली जाती है। और हाईवे पे जो मैंने देखा है, जो मैंने जितने भी लॉन्ग ट्रिप्स किए हैं, तो वहाँ पे क्लस्टर ने मुझे 17 का शो किया है कुछ स्ट्रेच पे, लेकिन जब मैंने उसको एवरेज किया तो पूरा वो ऑलमोस्ट 14 to 15 के बीच में लैंड करता है कहीं ना कहीं। 7 लोगों के साथ? हाँ, 6 लोग प्लस लगेज जो मैं लेके गया था। ठीक है, 14 के आसपास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि यार मैं 6 लोगों को लेके जा रहा हूँ। अगर यही 6 लोग मुझे किसी और ऑप्शन के थ्रू लेके जाने पड़े तो 2 गाड़ी लेनी पड़ेगी मुझे, और कहीं ना कहीं डबल कॉस्ट लगेगा मेरा वहाँ पे। देखो 12.5 लाख में बहुत अच्छा ऑप्शन है, तभी इस वेरिएंट की डिमांड है इतनी ज़्यादा, तभी जुलाई की गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाली इनको जुलाई में ही मिली, तभी इनको कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिला। ये कम पैसों में बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, लोग इसको अपनी यूटिलिटी के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं, इसलिए इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। अच्छा, कितना लंबा चलाने का प्लान है, कितना टाइम रखोगे इस गाड़ी को? देखिए मेरा डिसीजन जो भी होता है जनरली वो लॉन्ग टर्म ही होता है। जो स्विफ्ट भी मैंने रखी, मेरे जब वो गाड़ी ली थी उस टाइम वो 15 साल वाला क्लॉज नहीं था, और इनफैक्ट जो मेरी गाड़ी की RC है उस पर 15 ईयर्स की रजिस्ट्रेशन ही लिखा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज किए तो कहीं ना कहीं वो 10 साल करना पड़ा। तो मैंने वो गाड़ी भी जो बेची वो 8 साल में बेची। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था उसको बेचने का, बिल्कुल मन नहीं था उसको बेचने का, बिकॉज वो नेशनल इंजन ऑफ द ईयर जो बोलते हैं उसको, राइट। सो वो जो इंजन था ना, वो जो ट्यूनिंग थी उसके साथ, और वो जो स्विफ्ट का ऑलमोस्ट फील था ना, वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिल सकता, राइट। तो जस्ट बिकॉज के कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आप एक पॉल्यूटेड व्हीकल चला रहे हो और कहीं ना कहीं ये शायद एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, तो आइडली हमें नहीं करना चाहिए वैसा, वो एक थॉट आया माइंड में। तो मैंने एक पेट्रोल गाड़ी का सोचा, और अभी भी मैं इसको भी अगर मैं देख रहा हूँ तो कम से कम 10 साल तो मैं देख रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब तक आप उसको प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर लेते हैं, उस पैसे को आप वसूल नहीं लेते हैं, तब तक दूसरे ऑप्शन में जाने का कोई सेंस नहीं है। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है, एक लाइबिलिटी है, आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कोई एंड ही नहीं है। आज आपको 12 लाख की पसंद आ रही है, कल कोई और 15 लाख में आ जाएगी, 50 लाख में आ जाएगी, और आप लेते ही रहोगे फिर। तो गाड़ी से ये सेटिस्फाई हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं गाड़ी को, फैमिली भी इनकी काफ़ी इंजॉय कर रही है, क्योंकि देखो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये कैरेंस का, 7 सीटर गाड़ी, और सिर्फ नाम की 7 सीटर नहीं है, काम की 7 सीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच मोहित जी इतनी दूर से आने के लिए।